प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है इसके बारे में आपको बताया गया था। दो प्रकार से प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक बनता है, और दो प्रकार का दर्पण भी आपने पढ़ा है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हमने बताया भी था कि प्रतिबिंब बनाने के जो 3 नियम आपको बताए गए हैं, उनमें से 3 नियमों में से किसी भी 2 नियम का प्रयोग करके हम आसानी से प्रतिबिंब का निर्धारण कर सकते हैं। अब आज के वीडियो में हम इसी प्रकार से कैसे प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के द्वारा, किस प्रकार से उत्तल दर्पण के द्वारा, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो चित्र के माध्यम से हमें जानेंगे कि किस प्रकार से कितनी दूरी पर रखी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब हमको मिलता है। इसके लिए एक चार्ट और फिगर के माध्यम से बताएंगे। अब इसमें हम देखेंगे क्रम संख्या, यानी किस प्रकार से विभिन्न बिंदुओं के लिए हम प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे। वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु की स्थिति, वस्तु किस स्थान पे है, और प्रतिबिंब किस प्रकार से बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति। वस्तु प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार का बन रहा है। तो इसमें जो पहला है क्रम संख्या 1 में हम देखेंगे कि वस्तु को कहाँ रखा जाए। अब अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि वस्तु दर्पण के सामने बहुत ही दूरी पर रखी है, यानी कहीं पर जैसे सूर्य का या जो भी तारे हैं, अन्य ग्रह हैं, उनका जो प्रतिबिंब जैसे चंद्रमा दिखाई देता है आपको, उसका प्रतिबिंब अगर अवतल दर्पण के द्वारा हमको लेना हो तो किस प्रकार का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बनेगा, और इस प्रकार की वस्तुओं का यानी उससे भी अधिक दूरी पर वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब वस्तु बहुत दूरी पे, अनंत दूरी पर हो, यानी कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर, है ना, वस्तु अनंत पर है। तो जब वस्तु अनंत पर है तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आकार क्या होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वो हमको देखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। प्रतिबिंब पहला जो केस है कि जब वस्तु अनंत पर हो, ये आपका बिंदु P हो जाएगा। बाहर से उभरे हुए सतह पर पॉलिश लगी होगी। चूंकि अवतल दर्पण के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो अवतल दर्पण यहाँ पर देखेंगे। और ये गोला है तो यहाँ पर कहीं केंद्र होगा, उसका C होगा, और यहाँ पर फोकस होगा F। और यही नीचे एक फिगर और बना रहे हैं, इसके माध्यम से भी आपको बताएंगे। वही चीज से यहाँ पर आप P ले लेंगे, यहाँ पर F ले लेंगे,
और यहाँ पर C ले लेंगे, अवतल दर्पण है। तो अगर बहुत दूर स्थित वस्तु है, बहुत दूर स्थित वस्तु के लिए हमको ये देखना है कि जब दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी तो दो कंडीशन बनेगा, या तो प्रकाश की किरणें उस दर्पण पर तिरछी पड़ रही हो, या तो प्रकाश की किरणें उस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर पड़ रही हो। तो अगर सीधी पड़ रही हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, और अगर तिरछी पड़ रही हैं तो जो वहां से चलने वाली केवल दर्पण के समांतर किरणें हैं, चाहे दर्पण को तिरछा मान लिया जाए, चाहे वस्तु को तिरछा मान लिया जाए, तो उसके जो समांतर किरणें हैं केवल वो ही दर्पण पर पड़ेंगी और उन्हीं किरणों से प्रतिबिंब का निर्धारण होगा। तो पहले हम ये मान ले रहे हैं कि मान लिया वस्तु कहीं है और अनंत पे अगर जब तक वस्तु बहुत बड़ी नहीं होगी तब तक उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर नहीं पड़ेंगी। तो हम इसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि अनंत पे रखी हुई जो वस्तु है वो बहुत ही बड़ी है ना। तो इस प्रकार से हम ये मान रहे हैं कि जो समांतर जो चलने वाली किरणें हैं इनके द्वारा ही प्रतिबिंब का निर्धारण होगा। तो समांतर चलने वाली किरणें हमको नियम मालूम है कि फोकस से होकर जाने वाली किरणों के लिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणों के लिए, इन दोनों के लिए हमने नियम पढ़ा है। तो फोकस से होकर जाने वाली जो किरणें होती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये फोकस से होकर जाएंगी, पहला नियम जो कहता है ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगे, समांतर मुख्य अक्ष के, सीपी मुख्य अक्ष है। और इसके बाद जो वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। और ये दोनों किरणें एक दूसरे को वास्तव में किस बिंदु पर काटती हैं, ये बिंदु हो गया I, और इसी बिंदु I पर प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि प्रतिबिंब के बनने के बारे में परिभाषा में आपको बताया गया है कि जब दर्पण पर पड़ने वाली किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो हो गया तिरछी आने वाली किरणों के लिए। अब इसमें चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर हमने नहीं माना है कि वस्तु दर्पण के ठीक सामने है, तो इसीलिए समांतर आने वाली किरणों से प्रतिबिंब का निर्धारण नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं कि अगर वस्तु ठीक सामने रखी हुई है तो सामने रखी हुई वस्तु के लिए सामने से प्रकाश की किरणें आएंगी और परावर्तन के पश्चात ये समांतर है तो कहां से होकर जाएंगे, फोकस से होकर जाएंगे। और इसी प्रकार से हम ये भी मान ले रहे हैं कि ऐसे ये भी समांतर किरणें आ रही हैं कहीं और से, और ये भी कहां से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। तो दोनों किरणें एक दूसरे को कहां काट रही हैं, फोकस पर काट रही हैं। तो यहां पर भी प्रतिबिंब कहां बन रहा है, उसी फोकस तल में। फोकस से होकर जाने वाले तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत भी है। यहाँ प्रकाश, यहाँ भी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसी फोकस तल यानी फोकस पर बन रहा है। तो इस प्रकार से जब अनंत पे रखी हुई वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब का हम निर्धारण करते हैं तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, ये आप देख रहे हैं दोनों चित्रों में कि प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के फोकस पर। किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो फोकस पर ही काट रहा है, बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। और यहाँ पर भी चूंकि आपने अनंत पे, हमने बताया कि जब आप अनंत पे रखी हुई वस्तु को बहुत बड़ा मानेंगे तब जाके उससे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो दर्पण पर पड़ेंगी। तो बहुत बड़े वस्तु के सापेक्ष इसकी लंबाई जो है वो बिंदु आकार की यानी अति सूक्ष्म होगी, यानी बहुत ही छोटा प्रतिबिंब क्या है, बहुत छोटा, यानी बहुत छोटा बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब होगा कैसा, इसकी प्रकृति क्या होगी, ये आपको देखने वाली चीजें हैं कि प्रतिबिंब का प्रकृति का मतलब कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है या वास्तविक है, प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है, ये आप मानेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणें सीधा उल्टा का कैसे आप निर्धारण करते हैं।
देखिए हमने ये देख रखा है कि प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर से, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर। तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, मुख्य अक्ष के यानी वस्तु ऊपर की ओर हो, प्रतिबिंब नीचे की ओर हो, या वस्तु नीचे की ओर हो, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर हो, तब हम कहते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। अब वास्तविक है कि आभासी है, इसका कैसे आप पहचान करेंगे, ये भी जानने वाली बात है कि जब किरणें एक दूसरे को वास्तव में कहीं ना कहीं काटेंगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब में हमने बताया था काटती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक है, और कैसा है, उल्टा, यानी कि वास्तविक और उल्टा है। ये तो हो गई पहली शर्त। अब इसके बाद हमको देखना है कि क्रम संख्या 2 में कि अब वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी वस्तु को किस स्थान पर रख दिया जाए कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार सब कुछ बदल जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने मान लिया अनंत पर, वस्तु बहुत दूरी पर रखी हुई है। अब हम ये मानेंगे कि वस्तु और नजदीक लाया जा रहा है, यानी किसी निश्चित दूरी पर रखी हुई है, इसकी दूरी का हमको अंदाजा है। कौन सी दूरी होगी, ये मान लिया P हो गया, और यहाँ पर कहीं आप F मानेंगे, और यहाँ पर बिंदु C होगा। अब हम ये मान रहे हैं कि अनंत यहाँ सामने कहीं है। अब वस्तु किसी हम दूरी पे, इतनी दूरी पे रख रहे हैं कि वो हमको मालूम है कि ये क्या है, अनंत और दर्पण के बीच में, यानी हम कहाँ रख रहे हैं, इधर अनंत है और इधर ये दर्पण का कौन सा बिंदु मालूम है हमको, C क्या है, वक्रता केंद्र, यानी वस्तु कहाँ है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। यानी वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में अब रख दी गई है। तो अब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो हम देखेंगे कि यहाँ से जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगी, आपको मालूम है समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली जो किरणें हैं वो कहां से होकर जाएंगी, पुनः उसी मार्ग पे परावर्तन के पश्चात लौट आएंगी, क्योंकि प्रतिबिंब खींचने का नियम यही कहता है कि जो किरणें C से होकर वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। और दोनों किरणें एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रही हैं, इस बिंदु पे, I बिंदु पे, और यही क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक। किस प्रकार का है, क्योंकि किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं। अब वस्तु हमने मान रखा है ये O डैश है, ये मुख्य अक्ष से ऊपर है और प्रतिबिंब बन रहा है नीचे। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, तो इसीलिए ये कैसा प्रतिबिंब है, उल्टा। कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, किस स्थान पे बन रहा है, कहां पर बन रहा है, C और F के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु O डैश की लंबाई ज्यादा है, I डैश की कम है, इसीलिए वस्तु से क्या है, छोटा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, अभी हमने बताया वास्तविक एवं उल्टा। और अवतल दर्पण के केस में पहले ही आपको बताया जा चुका है कि अधिकतर प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक एवं उल्टे होते हैं, यही प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अब इसके बाद तीसरा केस जो है वो हम अध्ययन करेंगे। तीसरे केस में क्या होगा, इसमें अब हम वस्तु को और नजदीक लाएंगे। तो अगर इस स्थान पे हम ले आए यहाँ
तब भी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ही होगा, यानी सेम सिचुएशन रहेगा। अब हम और लाते हैं, यानी जो बिंदु हमको मालूम है उस बिंदु के हिसाब से हम देखेंगे। तो कौन सा बिंदु अगला मालूम है? सी। यानी अगर हम सी पर रख दें, वक्रता केंद्र पर रख दें, तब क्या पोजीशन होगी वो देखते हैं। यानी वस्तु को कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र पर रखना है, तीसरी पोजीशन में वक्रता केंद्र पर। तो अब वक्रता केंद्र पर रखने पर क्या होगा, चलिए देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये पॉलिश लगी हुई सतह जो डॉटेड दिखाया गया है, ये आपका P है, यहाँ पर F बिंदु है और यहाँ पर C। ये हमेशा आप ऐसे मानेंगे। अब देखिए वस्तु को हमने कहाँ रख दिया? वक्रता केंद्र पर रख दिया। वस्तु को कहाँ रख दिया? वक्रता केंद्र पर। अब वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का जो समांतर चलने वाली किरणें हैं, उनके द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्धारण होगा, ये समांतर जाने वाली किरणें कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी। और यहाँ से हम देखेंगे कि जो फोकस से होकर जाने वाली किरण है, ये किरण है, वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, और दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? ये वस्तु है ओ डैश और ये प्रतिबिंब नीचे बनेगा आई डैश। अब आप देख रहे हैं कि समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जा रही है और फोकस से होकर जाने वाली किरण समांतर हो जा रही है, और दोनों एक दूसरे को आई डैश बिंदु पर काट रही हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वस्तु हमने कहाँ रखा है? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? इस स्थिति पे बन रहा है, उसी स्थान पे, यानी जहां वस्तु रखी हुई है उतनी ही दूरी पर वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? जिस आकार का वस्तु ओ डैश दिखाई दे रहा है, सेम उसी आकार का, यानी वस्तु के बराबर वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रकृति क्या है? वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे है, इसीलिए क्या है? वास्तविक तथा उल्टा है। अब अगली सिचुएशन की बात करेंगे कि हम वस्तु को और नजदीक ले आए। तो ये बिंदु आपको C मालूम है, अब C से इधर लाएंगे तो वस्तु कहाँ हो जाएगी? C और F के बीच में। यानी हम वस्तु को अगली बार रखेंगे C और F के बीच में रखेंगे, अनंत वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो चौथी पोजीशन है, यानी कहाँ रखेंगे वस्तु को? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। यानी कि अब की बार हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। तब क्या होगा? ये आपका C हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा, सॉरी पोल P, और यहाँ पर C हो जाएगा। अब हमको रखना है C और F के बीच में, यानी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा। तो इससे जो समांतर चलने वाली किरणें हैं वो कहाँ से होकर जाएंगी? परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी, ये हो गया। और जो फोकस से जाने वाली किरणें हैं ये क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, और दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? ये जो बिंदु है आई डैश, आई डैश, ये वस्तु आपका है ओ डैश, ऑब्जेक्ट है। अब आप देखेंगे ये परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को आई डैश पे काट रही हैं। अब प्रतिबिंब क्या है? कैसी स्थिति है उसकी? कहां पर बन रहा है? सी, और इधर क्या है? हमने बताया था इधर क्या है? अनंत, क्योंकि इधर कोई बिंदु अब वक्रता केंद्र के इधर आपको नहीं मालूम है। तो ये,
यानी कहाँ बन रहा है, सी और अनंत के बीच, वक्रता अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। ये पोजीशन हो गई। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, उसकी लंबाई क्या है, आकार क्या है उसका, ओ डैश आपको छोटा दिखाई दे रहा है, आई डैश बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। कैसा है, वस्तु से बड़ा। और वास्तविक तथा उल्टा तो आप समझ ही गए होंगे कि वास्तविक क्यों है, क्योंकि किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं। और उल्टा क्यों है, क्योंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है वस्तु, और प्रतिबिंब कहाँ है, मुख्य अक्ष के नीचे है। देखिए वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे, इसीलिए उल्टा है। और किरणें एक दूसरे को काट रही हैं वास्तव में, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब है। अब इसके बाद फिर हम और नजदीक लाएंगे वस्तु को। अब इसके नजदीक लाएंगे यहाँ पर, तब भी सी और एफ के बीच में ही रहेगा। यानी हम कहाँ रखेंगे, अब एफ पर रखेंगे, और एफ पर हम रखकर देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो पांचवा जो बिंदु है वो हम कहाँ रखेंगे, वस्तु को फोकस पर। कहाँ रखेंगे, फोकस पर। फोकस पर रखकर देख लेते हैं। ये हो गया आपका P, ये हो गया F, और ये हो गया C, वक्रता केंद्र। अब हम वस्तु को रखेंगे फोकस पर, ऐसे। ये वस्तु है O डैश। अब देखिए किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि वस्तु जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें वो कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगे परावर्तन के पश्चात। और दूसरा जो है, अब यहाँ से फोकस से होकर तो जाएंगी नहीं, क्योंकि किरणें दर्पण पर नहीं पड़ेंगी। तो हम ये मानेंगे कि ये जो वक्रता केंद्र की ओर इधर जा रही हैं, वक्रता केंद्र से होकर। तो ये किरणें क्या होंगी, यहीं से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से होकर वापस लौट आएंगी। और ये कहां से होकर जाएंगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो किरणें टकरा के वापस लौट आ रही हैं वक्रता केंद्र की ओर, इनका मार्ग वही रहेगा। और ये दोनों किरणों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। यानी ये किरणें एक दूसरे के समांतर है, और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, कहीं नहीं काटती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो कहां पर काटती हैं, अनंत पर। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमने चूंकि मान रखा है कि कहां बनेगा, अनंत पर। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, अनंत पर। और एक चीज आप यहाँ देखेंगे भी कि जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है, और जब वस्तु फोकस पे रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। ये भी जो नियम हमने बताया है प्रतिबिंब खींचने का, कि अगर समांतर जाती हैं तो फोकस से होकर आएंगी, और अगर फोकस से होकर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। ठीक वही कंट्रोवर्सी यहाँ भी है, उसी का विपरीत यहाँ भी चल रहा है कि फोकस पर अगर हम वस्तु रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर रखेगा। अब कैसा बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब हमने वस्तु बहुत बड़ा लिया था तो प्रतिबिंब बहुत छोटा है, लेकिन हमने वस्तु यहाँ बहुत छोटा लिया है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। और कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। अब वास्तविक तथा उल्टा क्यों बनेगा, इसका भी कारण हम बता दें आपको। क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है कैसा बन रहा है, इसीलिए वास्तविक तथा उल्टा में थोड़ा सा संदेह रहेगा। देखिए हमने ये बताया कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पर काटेंगे, अनंत में। हमने चूंकि मान लिया कि अनंत पर काटेंगी, और काटेंगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब यहाँ भी देखेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर किरणें हैं, यानी वस्तु यहाँ रखी हुई है, और ये किरणें नीचे की ओर जा रही हैं, यानी प्रतिबिंब अगर काटेंगी तो नीचे की ओर ही काटेंगे मुख्य अक्ष से। इसीलिए हमने क्या मान लिया कि ये भी सिचुएशन होगी कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा।
अब इसके बाद हम वस्तु को और नजदीक ले जाते हैं। तो जब और नजदीक ले जाएंगे तो वस्तु कहाँ पहुंच जाएगा, F से हट के F और P के बीच में कहीं दर्पण में कहीं भी रखा रहेगा। लास्ट पोजीशन ये होगा कि वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, फोकस और P यानी किसके बीच में, ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो ये लास्ट पोजीशन है अवतल दर्पण की, यानी फोकस तथा ध्रुव के बीच। तो जब फोकस तथा ध्रुव के बीच रखेंगे तब हमको क्या मिलेगा ये देखते हैं। ये बिंदु हो गया P, ये बिंदु हो गया F और ये बिंदु हो गया C। अब हम फोकस और ध्रुव के बीच में ये वस्तु मान लिया O डैश रख दिए हैं। अब यहां से चूंकि जो फोकस से होकर जाने वाली किरणें हैं, देखिए फोकस से होकर जाने वाली किरणें इधर जाएंगी और किस प्रकार से जाएंगी, जो समांतर यहां से जाएंगी वो कहां से होकर चली जाएंगी, फोकस से। और जो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें हैं इसकी दिशा में, तो ये क्या होगी, ऐसे जाएंगे और टकराने के पश्चात ये हम दिशा बता दे रहे हैं, पुनः उसी मार्ग से ये समांतर जाने वाली किरण, ये समांतर जाने वाली किरण कहां से होकर जा रही है, फोकस से, इस तरह से। ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसे जाएंगी और पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आएंगी, यानी इनका जो लौटने का मार्ग होगा ये होगा। अब हम देखेंगे कि ये समांतर जाने वाली किरण फोकस से नियम का पालन कर रही है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आ रही है। और दोनों किरणों का मार्ग हम देखेंगे तो आगे जाके चौड़ा हो जा रहा है। तो जब समांतर किरणें थी तो हमने मान लिया था कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को अनंत पर काटेंगी, लेकिन यहाँ तो वो भी संभावना नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप अनंत की ओर जाएंगे इन रेखाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये भी संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी कि ये अनंत पर भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि जैसे ही अनंत की ओर जाएंगे इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि ये दोनों किरणें किसी एक बिंदु से, चूंकि इनका मार्ग इधर संकीर्ण होता जा रहा है, किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो वो बिंदु कौन सा है? अगर इनके मार्ग को हम एक तरफ ऐसे बढ़ाते जाएं तो वो बिंदु कहीं यहाँ पर आएगा और ये किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। और वो बिंदु क्या है? ये बिंदु है आई डैश। आई डैश से देखिए आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु पर हमने बताया था कि जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्योंकि यह आपका दर्पण है और ये उस दिशा में है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कैसा बन रहा है? वस्तु ओ डैश की लंबाई आप देख रहे हैं, प्रतिबिंब की भी लंबाई देख रहे हैं, वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा है कि नहीं प्रतिबिंब? वस्तु से बड़ा। और यहाँ क्या है? वस्तु चूंकि किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, इसीलिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए प्रतिबिंब वास्तविक ना होके क्या होगा? आभासी होगा। और एक चीज आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर वस्तु भी मुख्य अक्ष के उसी दिशा में है और प्रतिबिंब भी उसी दिशा में है, इसीलिए प्रतिबिंब उल्टा नहीं होगा बल्कि क्या होगा? सीधा होगा। तो यहाँ पे जो पोजीशन आप अभी तक वास्तविक और उल्टा लिखते आए हैं वो हो जाएगा आभासी तथा सीधा। यानी ये जो है एक अपवाद वाली कंडीशन बनती है अवतल दर्पण में कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रख दिया जाए, यानी दर्पण को उसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर, क्योंकि P से F तक की दूरी होती है फोकस दूरी, यानी जब वस्तु को दर्पण की फोकस दूरी से कम दूरी पर रख दिया जाए
तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ये चीज आपको पॉइंट नोट करने के लायक है, याद करने के लायक है। अब एक बार इस चार्ट पे हम ध्यान देते हैं कि जब हमने वस्तु को अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर, और बहुत छोटा बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम वस्तु को और नजदीक लाते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तैसे ही प्रतिबिंब कहाँ बढ़ रहा है, दर्पण से दूर, फोकस से हटके कहाँ आ गया, वक्रता केंद्र के बीच, और वस्तु से छोटा, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ रही है और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी भी बढ़ रही है। अब हम वस्तु को और नजदीक लाते हैं तो प्रतिबिंब और दूर चला गया वक्रता केंद्र पर और इसकी लंबाई और बढ़ गई, वस्तु के बराबर हो गई। अब वस्तु को और नजदीक लाते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तब आप देखेंगे कि प्रतिबिंब और दूरी पे चला जा रहा है अनंत की ओर, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से बड़ी हो जा रही है। यानी जैसे जैसे हम वस्तु को कहाँ ला रहे हैं, दर्पण के समीप ला रहे हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी बढ़ती चली जा रही है और प्रतिबिंब की लंबाई भी बढ़ती चली जा रही है। ये चीज हमको ध्यान रखना है और इस चीज की सहायता से हम चार्ट को आसानी से याद रख सकते हैं। क्योंकि इसमें से बहुविकल्पीय टाइप के या फिगर बनाने के लिए भी प्रतिबिंब का निर्धारण भी आपकी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई सारे सवाल पूछे गए हैं। इसीलिए आपको फिगर के माध्यम से एक एक बताया गया, अब आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आज के वीडियो में बस इतना ही, अब अगले वीडियो में इसके बाद